अगला जो टॉपिक है वो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसके लिए सबसे पहले चित्र बना लो। चित्र जो बना बन गए चित्र। देखो, इसमें अपने को तीन तो थ्योरी लिखना है, फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल है ना। तो थ्योरी को चलो लिखते चलो पहले, फिर लास्ट में एक बार और समझा दूंगा मैं, है ना। चलो लिखो। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार कैपिटल एल है। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार एल है, जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। जिस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बन जाएगा यहां तक। एक बार देख लो, रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार कैपिटल एल है, जो कि एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा, जिसका एक समान रैखिक आवेश घनत्व लेमडा है। ठीक है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, थ्योरी नंबर 1 यहां तक। अगला नेक्स्ट लाइन से लिखोगे दूसरा थ्योरी। तार एल को कैपिटल एल, तार एल को अक्ष मानकर, तार एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या व स्मॉल एल लंबाई का एक बेलन बनाते हैं, जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। जो कि गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस बेलनाकार पृष्ठ को तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार फिर से शुरू से, है ना। क्या बोला गया है? तार एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक बेलन बनाते हैं। यह बेलन एक गाउसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। इस बेलन को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, क्या ऐसा लिख देता हूं मैं, बेलनाकार
पृष्ठ को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1। दूसरा है वक्रीय पृष्ठ S2 और तीसरा है ये वाला समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ठीक, बेलनाकार पृष्ठ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, दूसरा वक्रीय पृष्ठ S2 और तीसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो नेक्स्ट थ्योरी लिखो। देखो, सममिति से वक्र पृष्ठ के, सममिति से वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, सममिति से वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा तथा दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ पर, यदि बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर ds ले तो, वेक्टर ds ले तो इसकी भी दिशा, ले तो इसकी भी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। इस प्रकार वक्र पृष्ठ S2 के लिए, इस प्रकार वक्र पृष्ठ S2 के लिए, वक्र पृष्ठ S2 के लिए वेक्टर E और वेक्टर ds, वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। थीटा बराबर 0 अंश होगा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं ना फिर से थ्योरी नंबर 3 को, है ना। क्या बोला गया? सममिति से इस बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान होगा और उनकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। इसके वक्र पृष्ठ में एक अल्प अवयव वेक्टर ds लेते हैं, तब इसकी भी दिशा त्रिज्यीय बाहर की ओर होगी। इस प्रकार वेक्टर E और वेक्टर ds के मध्य का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। किस पृष्ठ के लिए? S2 पृष्ठ के लिए। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो आप। अब वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इसमें से ये वाला के लिए ले रहे हैं ना। अब
वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये पृष्ठ S2 है, तो मैं फ्लक्स को φ2 मान लेता हूं। ठीक है, फ्लक्स को क्या मान लेता हूं, φ2। तो φ2 बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू वेक्टर ds हो जाएगा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, cos थीटा का गुणा, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। ठीक, चूंकि थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश, अभी लिखवाया हूं ना मैं कि वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों की दिशा एक ही ओर है, इसलिए उन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। क्लियर है, यहां पे मान को रख दो, कितना आएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0 अंश, E को बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा E सरफेस इंटीग्रेशन ds cos 0 का वैल्यू कितना, 1, ये कितना हो जाएगा E सरफेस इंटीग्रेशन ds। बताओ भाई φ2 का वैल्यू कितना मिला अपने को, E सरफेस इंटीग्रेशन ds मिला। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेता हूं, समीकरण नंबर 1। ठीक, चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर होता है किसके, किसके बराबर होगा, देखो इसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ये क्या है, उस बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है, तो यहां पर क्या लेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के तुल्य होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये वाला, ऐसे मैं यहां पर और ले लूंगा, यहां पर ले लूंगा, यहां पर ले लूंगा, यहां पर, तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ मिलेगा। उसी को लिखा गया है कि सरफेस इंटीग्रेशन ds किसके बराबर होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताओ, 2 पाई r h होता है, लेकिन क्या इस बेलन का हाइट h है, इस बेलन का हाइट क्या है, l है, तो यहां पर क्या लेंगे, l। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन ds बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई r l। इस मान को समीकरण 1 में रख दो, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखो, इसमें φ2 बराबर क्या मिलेगा, E इंटू 2 पाई r l। ये अपने को किसका मान मिल गया, φ2 का मान, φ2 का मान कितना मिल गया, E इंटू 2 पाई r l। मतलब इसका जो वक्री पृष्ठ है इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, E इंटू 2 पाई r l है। क्लियर है यहां तक, नीचे लाइन से लिखोगे, लिखो समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2, S3 रहेगा ना, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। अतः उनसे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्या बोला मैं कि S1 और S2 जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है ना, अतः इसमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। अतः क्या होगा, φ1 ये 3 रहेगा ना, ये φ1 इक्वल टू 0 और φ3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, क्या बोला मैं कि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः इनमें से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, देखो S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इसलिए φ1 बराबर भी 0 होगा और φ3 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब
इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो अगला लाइन से लिखो, अब बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, फाई से, फाई ई। और ये किसके बराबर होगा, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स, देखो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब क्या क्या लेंगे हम लोग, फाई 1, फाई 2 और क्या ले लेंगे, फाई 3। फाई 1 का वैल्यू कितना है, 0। फाई 2 का वैल्यू कितना है, कितना निकाले हैं फाई 2 का वैल्यू, E इंटू 2 पाई आर एल, प्लस फाई 3 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 0। तो कुल मिलाकर अपने को बताओ फाई ई का वैल्यू कितना मिलेगा, E इंटू 2 पाई आर एल, क्या मिलेगा, E इंटू 2 पाई आर एल। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लगाएंगे गाउस का प्रमेय। अब गाउस के प्रमेय से बताओ गाउस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, फाई ई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना कर देंगे, ठीक है। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तुलना करो, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी फाई ई है वो भी फाई ई है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा अपने को, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल होगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है यहां तक। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 4, ठीक है। चूंकि रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, या रुको ऐसे मत लिखो इसको, है ना, यहां तक हो गया, लिखो चलो फिर। किंतु गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, किंतु गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, तो कुल आवेश बताओ कितना है, Q है, और Q किसके बराबर होता है बताओ, लैम्डा एल के। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। या रैखिक आवेश घनत्व लगा के भी निकाल सकते हो, रैखिक आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन एल होगा, एल को इधर ट्रांसफर करेंगे। आप जैसे करना चाहोगे वैसे कर सकते हो, दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। किंतु गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q बराबर क्या है, लैम्डा एल है, इस मान को यहां पे रखो। तब समीकरण 4 से बोलो क्या आएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल होगा किसके, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, Q के जगह में लैम्डा एल अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इधर से एल कट जाएगा दोनों साइड से, E को छोड़ो और बाकी को पक्षांतर कर दो, तो कितना आएगा, इधर लाएंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसी को चाहोगे तो जमा के लिख सकते हो थोड़ा, ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 5, और इसका लिख लो तुम लोग सदिश रूप। बोलो इसका सदिश रूप क्या आएगा, वेक्टर E
इक्वल हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसमें एन कैप का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर मान लेना इसको समीकरण नंबर 6, और लास्ट में लिख लेना जहां एन कैप एकांक सदिश है। ठीक है, जहां एन कैप क्या है, एकांक सदिश है। ठीक है, इस प्रकार ये व्यंजक खत्म हुआ। ठीक है, समझ में आया।